तो हम इसे अब बैलेंस करेंगे। ये जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं हम इन्हीं को कहते हैं अभिकारक। लेकिन अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे। मैं ठीक है सभी ये बातें बोल रहा हूँ। तो आज का जो लेक्चर है हमारा है वो चैप्टर 1 क्लास 10 साइंस, और ये होने वाला है बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक की कहानी का पूरा दौरा। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को। और सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा जिसे हम समझेंगे वह है एलिमेंट, जिसे कहते हैं तत्व। आखिरकार तत्व हो क्या? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है और जिसे साधारण रासायनिक विधियों से छोटे पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब किसी की भी प्योरेस्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? तत्व। जैसे आपने देखा होगा, ये रहा बेटा यहां पर सोडियम, ये क्या है हमारा? सोडियम। ठीक है, ये रहा हमारा, सॉरी ये हमारा शायद सोडियम, पोटेशियम, और ये क्या रहा? गोल्ड। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात क्या है, अगर मैंने सोडियम लिया है तो सोडियम के अंदर हर एक एटम किसका होगा? सोडियम का ही। तो यही पर बात की गई है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो सोडियम की धातु है उसके अंदर सारे परमाणु सिर्फ सोडियम के ही होंगे। वैसे ही पोटेशियम के अंदर सारे के सारे परमाणु पोटेशियम के ही होंगे। चलो, पदार्थ क्या है अगला टॉपिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी वस्तु द्रव्यमान रखती है, स्थान रखती है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, जैसे हमारी रिसिप्ट बुक है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब रिसिप्ट बुक का जो है मास भी है ना, और साथ ही साथ ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। ये स्पेस है सराउंडिंग्स में और इसको मैं रख रहा हूं तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है बेटा, तो मैं इस रिसिप्ट बुक को कहूंगा कि ये मैटर है, या यूं कहूं ये पदार्थ है। चलो, पदार्थ के केस में सारी चीजें देख लो आप। यहां पर क्या लिखा हुआ है, हमारा बुक है, वाटर है, स्टोन है, ठीक है, क्लाउड्स हैं, मिल्क है। बेटा ये सारी जो चीजें हैं, बेटा ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी पदार्थ हैं, क्योंकि इनके पास द्रव्यमान भी है और इनके पास जगह घेरती भी हैं। ठीक है, अब तत्वों के बारे में और अच्छे से बातें जानेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 पूरी बेसिक नॉलेज के साथ आता है, आपके क्लास 9th के भी टॉपिक्स को कवर करता है और क्लास 10th के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तभी हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चे को अगर ये तत्वों के बारे में नहीं पता है तो मैं कहूंगा उसे पढ़ना चाहिए। जैसे कि ये होता है एटॉमिक नंबर। हमने 1 से लेकर 20 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को कवर किया है इस लेक्चर के अंदर। पहला आ जाता है हमारा हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो बेटा ये पूरे के पूरे 20 हैं, और साथ ही साथ इधर हमने दे रखे हैं इन सभी के सिंबल्स। तो इनको याद करने के लिए हमने ट्रिक बना रखी है जिसके माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे मैं इन दोनों को मिलाकर पढ़ता हूं हहे, ठीक है, इनको मिलाकर पढ़ते हैं लीबे, इन चारों को मिलाकर पढ़ते हैं बकनो, ब क न ओ, और साथ ही साथ इसको हम क्या पढ़ते हैं? फने, इसको पढ़ते हैं ना, इसको पढ़ते हैं मांगू, इसको पढ़ते हैं आलू, इसे बोल देते हैं सीते, इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं पस, इसको पढ़ते हैं कलर, और जो लास्ट में दो बचे इन्हें बोलते हैं कका। पोटेशियम और कैल्शियम को हम क्या पढ़ देते हैं? कका। तो हहे लीबे बकनो फने ना मांगू आलू सीते पस कलर कक्का, ये हो जाती है इन सभी एलिमेंट को याद करने की ट्रिक। एलिमेंट्स को याद करना क्यों जरूरी है? बिकॉज अभी तुम केमिकल रिएक्शंस लिखोगे, केमिकल इक्वेशंस लिखोगे, तो वहां पर कुछ भी नहीं कर पाओगे यदि इन एलिमेंट्स के आपको सिंबल्स याद नहीं हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be और बोरॉन का B। ये जिस बच्चे को 1 से लेकर 20 तक याद हो जाएंगे तो वो समझे कि ये प्रोसेस बहुत ही हमारे लिए आसान होने वाली है। ठीक है,
तो चलिए अब आगे समझते हैं इस फिनोमिनन को जो घटने वाला है। तो अब तक मैंने आपको यह समझाया कि हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं। 20 एलिमेंट्स बताए। ट्रिक क्या थी? हहे लीबे बकनो फने ना मांगू आलू सीते पस कलर कक्का। अब बच्चों तुम्हें एलिमेंट्स के जो नाम है वो याद हो गए हैं, आप पहचानना सीख गए। जैसे हाइड्रोजन को H कहते हैं, हीलियम को He कहते हैं, लिथियम को Li कहते हैं, और ऐसे ही आप 20 तक याद कर लोगे। तो पहले हमने क्या समझा? तत्व क्या होते हैं किसी भी पदार्थ का शुद्ध रूप, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और ऑरेनम, ठीक है, और सिल्वर, ठीक है। तो बेटा ये क्या थे? एलिमेंट थे आपके। फिर मैंने आपको बताया पदार्थ। पदार्थ कोई भी वस्तु जो जगह घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, जैसे किताब, कॉपी, पेन, डेस्क, बेंच आदि, ठीक है। फिर मैंने आपको तत्वों के नाम याद कराए 1 से लेकर 20 तक। अब जिस बच्चे को ये तत्वों के नाम याद हो गए, अब उसे समझना होगा आयन क्या होते हैं। क्या समझना होगा? आयन क्या होते हैं, ठीक है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है, ठीक है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है या पा लेता है, मतलब गेन करे या फिर इलेक्ट्रॉन को वो लूज करे, तो हम उस पर आवेश आ जाता है, तो हम उसे आयन कहते हैं। जैसे आप समझिए आयन का कहने का मतलब क्या है। जैसे मेरे पास है सोडियम, ठीक है। सोडियम ने क्या किया? अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। खो देने का मतलब होता है निकाल देना, ठीक है। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। सोडियम ने अपने ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं आवेश। और जब भी किसी परमाणु के ऊपर कोई आवेश आ जाए तो हम इसी को कहते हैं आयन। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। और यहां पर गेन किया है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन पाए हैं, तो यहां पर भी क्या आ गया? आवेश आ गया, तो इसको भी बोलेंगे आयन। अब बेटा जिसके ऊपर पॉजिटिव आयन आता है उसे हम बोलते हैं धनावेश, और जिसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है उसे बोलते हैं ऋणावेश। इंग्लिश में कहूं तो इसको बोलेंगे कैटायन और इसको हम बोलेंगे एनायन। चलो हमने ये तो समझ लिया कि हमारे कैटायन क्या होते हैं और एनायन क्या होते हैं। जब भी कोई परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तब आवेश बनता है, ठीक है। या फिर उन परमाणु के ऊपर जो चार्ज आ गया है तो उन्हीं परमाणुओं को हम आयन कहते हैं। कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उसको लर्न करने की ट्रिक है। कैसे याद रखेंगे? एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है, आप जिसे घर पर बैठ के रिवाइज करोगे अपनी नोटबुक में लिखकर। तो पहला है ली ना कर, ली ना कर, ठीक है। इस पूरी टेबल के जो एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है हमारा +1, ठीक है। इनके नाम क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पे होता है +1 चार्ज। वैसे ही एक अगली टेबल है जिसका नाम है भिकमंगे का, भिकमंगे का। इस पूरे के ऊपर जो होता है +2 चार्ज, ठीक है। जिनके नाम हो गए बेरिलियम, इसका नाम हो गया मैग्नीशियम, इसका नाम हो गया कैल्शियम। बेटा ऐसी ही अगली लाइन है हमारी, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, और इस पूरे के ऊपर चार्ज जो होता है वह होता है -1। फिर कल बाहर आई, इनके नाम पड़ जाते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब जैसे जैसे मैं इनके नाम बोल रहा हूं आप अपनी नोटबुक पे नाम लिखते जाएंगे ताकि आप भूलें नहीं। अब हम जब आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। दोबारा सुन लो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फिर हमें अगली जो लिस्ट याद करनी है वो है ओस। क्या है इसके? बोलेंगे ओस। और ओस के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -2। इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड। देन अगली जो लिस्ट आती है हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, वो है कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास अमोनियम। तो इनके ऊपर कितने चार्ज होते हैं? इसके ऊपर होता है -2 चार्ज, इसके ऊपर भी होता है -2 चार्ज, इसके ऊपर होता है -1 चार्ज, इसके ऊपर होता है +1 चार्ज, ठीक है। तो जब NH4 के ऊपर +1 चार्ज आ जाए
तभी हम इसे बोलते हैं अमोनियम, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सल्फेट, इसे कार्बोनेट। ठीक है, वैसे ही हमारे पास होता है OH माइनस, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, -1 चार्ज होता है, माइनस मैंने लिखा दिया है ताकि आप समझ सको, OH माइनस मतलब -1 चार्ज, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। वैसे ही एक और एलिमेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, Ag, इसे बोलते हैं सिल्वर, लेड, सीसा। ठीक है, लेड। ऐसे ही होता है हमारा Hg, जिसे बोलते हैं पारा। ठीक है, या फिर मरकरी। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा कॉपर। तो जो सिल्वर होता है इसके ऊपर होता है हमारा +1 +2 चार्ज। एक सेकेंड याद कर लेते हैं। इसके ऊपर होता है +1 चार्ज, इसके ऊपर होता है +1 चार्ज। ठीक है, लेड के ऊपर होता है +2 चार्ज, Hg के ऊपर होता है +2 चार्ज, कॉपर के पास होता है +2 चार्ज। ठीक है, अब आप इस टेबल को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ एक और बंदे के बारे में हम बताएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Ag क्या बोलते हैं, Ag के बाद आता है हमारा लिस्ट 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 याद करनी तो पड़ती है, सिंपल सी बात है। आयरन। तो आयरन जो हमारा होता है इसके ऊपर बेटा होते हैं 2, +2 या फिर +3। ठीक है, इसी के साथ ये टेबल हमारी कंप्लीट हुई। इसमें जितनी भी चीजें हैं आप इनको दिमाग में रखना। ठीक है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इसी टेबल की माध्यम से होंगे, अदरवाइज होंगे ही नहीं सॉल्व। ठीक है, तो नाम आपको मैंने बता दिए हैं। ये है हमारा आयरन, हाइड्रोक्साइड, सिल्वर, लेड, मरकरी, कॉपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है राइट द केमिकल फॉर्मूला। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि कैसे करने वाले हैं हम लोग। यहां पर लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट। अब जिस बच्चे ने पहले एलिमेंट के नाम याद किए होंगे, उसके सिंबल्स याद किए होंगे, तो उसे ये पता होगा कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। और कार्बोनेट, जिस बच्चे ने कार्बोनेट अभी पिछली वाली सीरीज में देखो पढ़ा होगा, यहां पर लिखा गया है कार्बोनेट। इसको क्या बोला था मैंने, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का क्या होता है, CO3। बहुत बढ़िया, तो यहां पर हो गया CO3। अब आप सभी को इन सिंबल्स की वैलेंसीज पता होनी चाहिए, इनके चार्जेस वगैरह पता होने चाहिए। तो आपको पता है सोडियम का था +1, बट यहां पर हम +1 और -1 के फॉर्म में नहीं लिखते, डायरेक्ट वैलेंसीज लिख देते हैं इनकी। तो जैसे यहां पर क्या होता है, जो चार्ज है इसके लिए 1 होता है और इसके लिए होता है हमारे पास 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। Na को मल्टीप्लाई करना है 2 से और CO3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। आप जो भी चीज मल्टीप्लाई करके लिखोगे वो एटम के नीचे लिखी जाएगी। जैसे आपने लिखा सोडियम, मैंने लिख दिया सोडियम। अब ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो यहां नीचे लिखा जाएगा। CO3 मल्टीप्लाई हुआ है 1 से तो यहां CO3 लिखेंगे। और याद रहे ये वाली बात कि हम कभी भी 1 को मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 से बड़े नंबर को दिखाया जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन को। और यहां पर लिखा गया है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम का क्या सिंबल होता है, Ca, कार्बोनेट का CO3। ठीक है, अब कैल्शियम पर कितना होता है 2, कार्बोनेट पर क्या होता है 2। अब देखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर सेम सेम आ जाए नंबर, क्या आ जाए, सेम सेम, तो देखो जब अपोजिट थे तब आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, बट जब भी सेम सेम आ जाए तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है उस नंबर से, सेम वाले से। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो आया है, सबसे सिंपल रेशियो आया जिसे कहेंगे अनुपात आया, वो कितना आया, 1 1 का। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो Ca 1 जा Ca और CO3 यहां पर आ गया। आपने चीज नोटिस की, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 2 को मेंशन किया, लेकिन जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेंशन नहीं किया। तो याद रखना, जब भी 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम नहीं दिखाते हैं। और इसी तरीके से हमें कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मिल गया CaCO3। अगला है हमारा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो मैंने अभी आपको बताया था अमोनियम को क्या कहते हैं, NH4, और क्लोराइड का क्या होता है, Cl। भरोसा नहीं है तो यहां से देख लो, मैंने कराया है। NH4 को बोला था अमोनियम, और ये फ्लोराइड क्लोराइड, तो ये रहा क्लोराइड मतलब Cl।
तो यहां पर क्लोराइड, तो हमें पता है इसके ऊपर होता है 1, इसके ऊपर भी क्या होता है 1, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा NH4 बन जा NH4 और Cl यहां पर कर दो, तो एग्जाम आंसर में क्या आ गया NH4Cl, और 1 को हम मेंशन नहीं करते। इसी तरीके से हमारा क्या हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब देखिए यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया थर्ड, मतलब हमें आयरन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है 3 वाली, तो पहले क्वेश्चन में बोल दिया गया है, तो हमें इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आयरन का पता है हम बोलते हैं Fe, ठीक है, आयरन को क्या बोलते हैं Fe, और ऑक्साइड के लिए क्या होता है हमारा ऑक्सीजन। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताई गई है कि आपको 3 लेकर चलना है, और ऑक्सीजन को तो हमें पता ही है होता है 2, तो हम क्या करेंगे Fe को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ध्यान देने वाली बात क्या है, ना तो 2 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं, ना तो 3 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत ही काम हमारा आसान हो चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है Fe के नीचे लिख देना है 2 और ऑक्सीजन के नीचे लिख देना है 3, और बन के रेडी हो गया हमारा आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि आपको थर्ड ऑक्सीडेशन लेकर चलनी है या फिर 2 लेकर चलनी है, अगर यहां 2 दिया होता तो यहां 2 लिखते, ठीक है। अब जिंक नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है, यहां से यहां तक क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट, तो जिंक नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट का जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसा होमवर्क करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो अब जिस बच्चे को फॉर्मूलास लिखने आ गए हैं, यानी कि आपने फॉर्मूला लिखना सीख लिया, देन आप बहुत ही उच्चतम क्या बोलेंगे उसको, एक स्टेज पर पहुंच चुके हो, यानी कि नेक्स्ट स्टेज पर आप पहुंच चुके हो जहां पर आप क्लास 10th के टॉपिक बैलेंसिंग के जानोगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग का सिंपल सा मतलब है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड परमाणुओं की संख्याओं को व्यवस्थित करना। देखो यहां पर क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को समान करना संतुलन कहलाता है। जैसे एक बहुत ही देसी जुगाड़ से समझाना चाहूंगा मैं, अगर आप दुकान पर जाते हो तो आपने क्या देखा होगा, अंकल के पास एक तराजू होता है और यहां पर तखरी होती है, ठीक है। तो जितना सामान यहां से जाएगा उतने ही वजन का क्या होता है, यहां पर एक बाट रखा हुआ होता है। तो कोई भी चीज बराबर कब जाएगी, तो जब यहां का वजन और यहां का वजन दोनों क्या हो, बराबर हो। सेम यही स्टेप हमें करने पड़ेंगे इस बैलेंसिंग के टॉपिक के अंदर। मान के चलो ये है हमारा रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक और ये है हमारे उत्पाद, तो अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान है वह बराबर होना चाहिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अभिकारक में जितने परमाणुओं की संख्या है और उत्पाद के अंदर जितने परमाणुओं की संख्या है वह दोनों बराबर होनी चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो यहां पर क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। तो बेटा यहां पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात जो है आप नोटिस करेंगे कि यहां पर सभी के सभी जो रिएक्शंस लिखी हुई हैं ये वर्ड में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो वर्ड से हमें इन्हें बदलना पड़ेगा, एक तो केमिकल इक्वेशन में शब्दों में लिखी गई हैं, इन्हें केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में व्यक्त करना होगा। तो यहां पर लिखा गया है सबसे पहले हाइड्रोजन। अब आपको पता ही है हाइड्रोजन कभी भी अकेला तो रहेगा नहीं, हाइड्रोजन किस स्टेट में रहता है H2 के फॉर्म में। तो पहला पॉइंट मेरे दिमाग में आ गया कि भैया हाइड्रोजन गैस क्या होती है H2, ठीक है। फिर कह रहा है क्लोरीन, तो क्लोरीन कैसा रहेगा Cl2। फिर इससे क्या बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनाएंगे, चलो बनाना सिखाया अभी। हाइड्रोजन को लिखते हैं H, क्लोराइड को लिखते हैं Cl, हाइड्रोजन का भी 1 Cl का भी 1 मिला दो तो क्या बनेगा HCl। तो बेटा यहां पर हमारा क्या बन गया HCl। तो जो हमने पहले पढ़ा कि एटम याद कर लो, ठीक है, मैंने बोला आप आयंस याद कर लो, देखो इसका फायदा इस क्लास 10th के क्वेश्चन में हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए कहता हूं कि मन से पढ़ो, है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो ताकि चीजें आपके लॉन्ग टर्म में काम आए। तो यहां पर आपने देखो क्या लिखा, हाइड्रोजन लिखा, क्लोरीन लिखा और बन गया HCl। अब आता है बैलेंसिंग का पार्ट। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या है, सिंपल सा कि ये जो मैंने साइड लिखी है बेटा ये है अभिकारक। अभिकारक एक तरीके से आप मान लो जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। और जो अभिक्रिया के दौरान या फलस्वरूप बनता है,
ठीक है, उसके द्वारा जो बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद, उत्पाद कहते हैं। बट भैया जी एक चीज समझ में नहीं आ रही है मुझे यहां पर कि आपने ये बोला दोनों साइड बराबर करना है, किसको बराबर करूं? तो अगर आप रिएक्टेंट साइड देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2, क्लोरीन की संख्या है 2, मतलब हाइड्रोजन यहां पर 2 है और क्लोरीन भी यहां पर 2 है। भैया यहां पर जो हाइड्रोजन है वो 1 है, यहां पर याद रखना जब भी अगर कोई चीज सिंपली लिखी होती है तो इसका मतलब होता है 1, यहां पर क्लोरीन भी कितना है, 1। भैया इधर 2 2 इधर 1 1, बात बराबर नहीं है, बात बराबर नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने का एक ही तरीका है, आप दिमाग में ज्यादा तरीके रखने ही नहीं है, आपको सिर्फ एक ही बात अपने दिमाग में रखनी है कि भैया हमें मल्टीप्लाई करके ही दोनों ओर परमाणुओं की संख्याओं को बराबर करना है, कोई दूसरा तरीका हम यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही हम परमाणुओं की संख्याओं को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ अगर ये 1 है तो 1 को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं, 2 से। बहुत बढ़िया, यानी कि अगर मेरे पास कोई भी चीज 1 है और उसे बताओ कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो 2 हो जाए, तो सिंपल सी बात है उसी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 2 हो जाएगी, तो मैं यहां पर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये जो 2 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या है, हाइड्रोजन की भी संख्या 2 है और क्लोरीन की भी संख्या 2 है। तो बेटा रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2। ठीक है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अब अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर हैं, और अभिकारक और उत्पाद को दोनों ओर बराबर कर देना ही क्या कहलाता है, संतुलन। यानी कि ये जो दी गई रासायनिक अभिक्रिया है यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि लिखा है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से बनता है, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, क्या बोला गया है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का मतलब क्या होता है, Ba, ठीक है, बेरियम का मतलब होता है Ba और क्लोराइड का मतलब क्या होता है, Cl। तो यहां से बनेगा BaCl2। अब आप लोग कहोगे भैया आपने कैसे बना दिया, मैं कह रहा हूं जी अभी ये मेथड सिखाया ना, तो बेरियम को लिखना Ba, इधर लिखना Cl, Ba के होता है नीचे 2 और क्लोरीन के नीचे होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। नहीं आएगा तो दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, पिछले वीडियो को देख लेना अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ाया सिखाया मेथड। अब यहां पर लिखा है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब मैं बता दूं एल्यूमिनियम सल्फेट है तो एल्यूमिनियम पर होता है 2+B और एल्यूमिनियम पे होता है 3+B। ठीक है, तो यहां पर हम लेके चलेंगे एल्यूमिनियम 3+, तो यहां पर आ जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। कहोगे कैसे कर दिया, बताता हूं, एल्यूमिनियम यहां लिख देंगे और सल्फेट यहां लिख देंगे, तो एल्यूमिनियम के नीचे लिख देंगे 3 और यहां पर लिख देंगे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा Al2 और पूरे के साथ क्या आ जाएगा SO4 के साथ पूरे के पर 3, देखा मल्टीप्लाई हो गया, हमने कुछ नहीं किया, ये यहां पर लिख दिया हमने। अगले पॉइंट में क्या कह रहे हैं, बेरियम सल्फेट से बन जाएगा बेरियम सल्फेट। ओके, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट, इससे बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, तो अब हमने ये रिएक्शन जो शब्दों में लिखी थी उसे हमने इक्वेशंस की फॉर्म में लिख दिया है। बट फिर से वही सवाल, भैया चेक करो क्या ये संतुलित है या नहीं। मैंने कहा बहुत आसान है चेक करना, यहां पर जो Ba है वो 1 है, यहां पर भी जो B है वो 1 है, ठीक है, यहां पर जो क्लोरीन है वह 2 है और यहां पर क्लोरीन 3 है, मतलब ये संतुलित नहीं है क्योंकि यहां पर जो क्लोरीन की संख्या है वो कम है और यहां पर जो क्लोरीन की संख्या है वो ज्यादा है। अब इसी चीज को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहली चीज मुझे एक और चीज दिखी, एल्यूमिनियम यहां पर 2 है और यहां पर एल्यूमिनियम इकलौता है। तो देखो एल्यूमिनियम 1 है, उसे 2 बनाना है, तो 1 को 2 बनाने का एक ही तरीका है, 2 से गुणा कर दो। मैंने इसे 2 से गुणा कर दिया, तो एल्यूमिनियम की तो संख्या 2 हो गई, बट क्लोरीन की संख्या होगी 2 3 6, क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई 6। भैया क्लोरीन यहां पर है कितना 2, अब 2 को मुझे 6 बनाना है, 2 को मुझे 6 बनाना है। इसका एक ही तरीका है, बताओ 2 को कितने से गुणा करूं कि वो 6 बन जाए, 2 को कितने से गुणा करूं कि वो 6 बन जाए, सिंपल सी बात है भैया 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई।
अब सवाल तो बढ़िया है कि भैया ये क्लोरीन तो मेरा बैलेंस हो गया, क्लोरीन की संख्या 6 हो गई, इधर भी क्लोरीन की संख्या 6 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, लेकिन मामला बिगड़ गया Ba के साथ। अब Ba हो चुका है 3, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये 1 है तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 3 बन जाए? सिंपल सी बात है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो Ba की संख्या है वो भी 3 हो गई और SO4 भी 3 हो गया। इसी के साथ ये रिएक्शन क्या हो चुकी है हमारी? बैलेंस्ड। बैलेंसिंग का एक ही तरीका है, आप अभिकारक के साइड और उत्पाद के साइड परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दें, और बराबर करने का एक ही तरीका है मल्टीप्लाई। तो यहां पर एल्यूमिनियम 2 था, यहां पर भी एल्यूमिनियम 2 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। SO4 यहां पर 3 है, SO4 भी यहां पर 3 है, बैरियम भी इधर 3 है, इधर भी बैरियम 3 है। इससे ये पता चलता है कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। अगला है सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया। तो चलो बनाते हैं सोडियम। तो सोडियम होता है हमारा Na और जल होता है हमारा H2O। इससे बनता है, इन्होंने बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड, चलो दिखा देता हूं ये वाला बना के। तो सोडियम को लिखेंगे Na और हाइड्रोक्साइड का मैंने तो आपको बताया ही था, अभी था OH, इस पे भी 1, इस पे भी 1, NaOH आ गया। तो आप यहां पर जाके लिख देंगे NaOH और साथ में यहां से निकलेगी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को हम अकेला तो लिखेंगे नहीं, तो सिंपल सी बात है गैस की फॉर्म में निकला होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आप सिंगली नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अब सवाल है भैया हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे? ठीक है, बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग का तरीका क्या है? इधर सोडियम कितना है? इकलौता, यहां पर भी है इकलौता, अकेला अकेला है। यहां पर हाइड्रोजन है 2 और यहां पर हाइड्रोजन है भैया 3। तो अब हमारा क्या हो गया? ये मामला बिगड़ गया कि अब भैया हमें इसे क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम इसे अब बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखो कंफ्यूजन वाली चीज क्या है इसके अंदर। सोडियम इकलौता है, ठीक है, और यहाँ पर सोडियम कितना है? इकलौता है, दोनों बैलेंस है। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 और 1 3 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन अकेला है। तो हमें कुछ ऐसा बैलेंस बनाना है कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पर सभी की संख्या बराबर हो जाए। तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा? सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। पहला स्टेप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो पहला स्टेप लेंगे वो क्या लेंगे कि सोडियम को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अब जैसे ही मैं सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ सोडियम की संख्या होगी 2, फिर यहाँ पर अकेला है तो इससे भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। अब सोडियम की जो संख्या है वो भी 2 हो गई, बट जो ऑक्सीजन है उसकी संख्या, तो जो सोडियम की संख्या है वो यहाँ पर भी 2 हो चुकी है। ठीक है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो चुका है और हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 हो चुका है। ठीक है, अगर मैं अब देखो यहां पर क्या आ गया, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं देखूंगा ध्यान से तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2 और 2 4, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन पहले से ही है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसे 2 से ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यानी कि अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे और कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा हर एक चीज की संख्या बराबर है। दोबारा देख लेते हैं कैसे बराबर है। सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है तो हाइड्रोजन भी 2 और 2 4 है। तो यहां से क्या हो गया? ये पूरी रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई है। तो अब हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो आप समझने के लिए बस इतना समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे दूध से दही बनना और लोहे पर जंग लगना। ठीक है, साथ ही साथ आप एक और एग्जांपल देख सकती हैं, मैंने यहां पर लिखा है मैग्नीशियम, और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो यह बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बेटा ये जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं हम इन्हीं को कहते हैं अभिकारक, और जो हमारा रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है उसी को हम बोलते हैं उत्पाद, यानी कि रिएक्टेंट। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया को हम पहचान कैसे सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है, और वो क्या है? कुछ संकेत। जैसे कि अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आपको पता चल जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा।
या फिर रिएक्शन के अंदर से गैस निकलने लगेगी, या फिर तापमान में बदलाव आ जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अवक्षेपण बन जाए, या फिर हो सकता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला क्या बोला उन्होंने, रंग परिवर्तन। मैंने कहा ठीक है जी, समझा देता हूं रंग परिवर्तन कैसे होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलर चेंज का एग्जाम्पल है PbNO3 का होल ट्वाइस। जब हम इसे हीट करते हैं, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को बेटा जब हम गर्म करते हैं तो टूटता है लेड ऑक्साइड में, साथ ही साथ NO2 गैस निकलती है और यहां पर ऑक्सीजन होता है। तो ये जो लेड ऑक्साइड निकला है, इसका जो कलर होता है ये येलो कलर होता है। तो जैसे ही ये लेड नाइट्रेट का कलर येलो में चेंज होगा तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो गई है। तो देखा कि किस तरीके से रिएक्शन को हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर पहचान सकते हैं। वैसे ही गैस का निकलना, इसके लिए भी आप एक एग्जांपल याद कर लो। अगर आपके पास जिंक है, बैठ जाओ, अगर आपके पास जिंक है और उसने आपने क्या किया, जिंक के अंदर एसिड मिला दिया, मैंने यहां डाल दिया HCl। तो जैसे ही आप ये काम करोगे, आपने क्या लिया, एक धातु ली, धातु के अंदर अम्ल मिला दिया। तो जैसे ही आप ये काम करोगे तो तुरंत बनेगा सॉल्ट और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो गैस निकली। अब ये जो गैस होती है ये ज्वलनशील होती है, मतलब जैसे इसके पास मोमबत्ती लेकर आओगे ये फटफट की आवाज से जलेगी। तो बेटा हमें यह भी पता चल गया कि गैस निकलेगी तो भी रिएक्शन हो चुकी है। अगला है तापमान में बदलाव। इसके लिए भी आप क्या याद कर सकते हो, जैसे हमारे घरों में क्या होता है, पुट्टी होती है, जब कलई वगैरह होती है, दीपावली का टाइम आता है तो हम मार्केट से जाके पत्थर लेकर आते हैं और उस पत्थर का नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। इसके अंदर मिला देते हैं पानी, और जैसे ही हम इसके अंदर पानी मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं बिना बुझा चूना। और बेटा साथ ही साथ इसमें निकलती है ऊष्मा। तो यानी कि जब हम बिना बुझे चूने के अंदर पानी मिलाएंगे तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, आप हल्की सी भाप निकलते हुए देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, घर में एक ड्रम लेना है, ड्रम के अंदर पानी डालना है, पानी के अंदर उस पत्थर को डाल देना है। थोड़ी देर बाद देखो कि पानी के अंदर बुलबुले बनने लगे हैं, उसका तापमान बढ़ गया है। तो तापमान बढ़ गया मतलब रासायनिक अभिक्रिया होनी स्टार्ट हो गई है। इससे हमें ये पता चल जाता है। चलो अब 6 पढ़ पर आते हैं। ठीक है, अब मन से पढ़ियो। अब तेरे को क्या लेना है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। हम लेंगे सोडियम सल्फेट और इसकी रिएक्शन कराएंगे BaCl2 के साथ। तो होता क्या है, यहां पर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और यहां पर बनेगा BaSO4 और साथ ही साथ यहां पर निकल जाएगा NaCl। तो बेटा ये जो BaSO4 बनता है यही होता है अवक्षेप। ठीक है, अवक्षेप क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, अघुलनशील पदार्थ होता है जो कि किसी भी विलयन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, घुलता नहीं है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, ये जो नमक क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड है और BaCl2 है, जैसे सॉरी सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है, आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे बेरियम सल्फेट और ये तली पर जाकर बैठ जाएगा, उसके अंदर घुलेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि अवक्षेपण का निर्माण हो गया है, ये अघुलनशील पदार्थ बन गया है, मतलब रिएक्शन हो चुकी है। अगला है हमारे पास अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन को कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं हम कि भैया मेरे पास है हाइड्रोजन गैस, मेरे पास है ऑक्सीजन गैस, दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई, इन्होंने बना दिया H2O। बेटा यहां पर बन गया लिक्विड। तो इन दोनों की कौन सी अवस्था थी, पहले गैस, और आफ्टर द रिएक्शन ये बन चुके हैं लिक्विड, मतलब द्रव्य। तो इससे भी पता चलता है कि भैया अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो ये वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनसे आपको पता चल सकता है कि रिएक्शन हो चुकी है, चाहे वो रंग में परिवर्तन हो, चाहे वो गैस का निकलना हो, चाहे वो रंग में परिवर्तन हो, चाहे वो गैस का निकलना हो, चाहे तापमान का बदलना हो, चाहे वो अवक्षेपण का निर्माण हो, चाहे अवस्था में परिवर्तन हो। यह सभी वह संकेत हैं जिससे आपको पता चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब देखो, एक केमिकल रिएक्शन को आप जब भी लिखोगे तो वो बिना प्रतीकों के लिखना उनको बहुत ही बेकार है। मतलब आप उसमें उसकी फिजिकल अवस्था तो बतानी पड़ेगी, फिजिकल स्टेट क्या है उनकी, ठीक है, भौतिक अवस्था क्या है।
तो अगर मान के चलो जैसे सोडियम है, ठोस होता है, तो हम सोडियम के लिए यूज करते हैं सॉलिड, क्योंकि वो ठोस है। तो अगर कोई भी चीज ठोस है तो उसके लिए हम सॉलिड के लिए एस यूज करेंगे। एल, एल जहां कहीं पर भी लिखा होगा तो आप समझ जाना वो द्रव्य के लिए लिखा गया है। अगर कहीं पर भी जी लिखा हो तो समझ जाना वो गैस के लिए लिखा गया है, और कहीं पर भी वो एक्वस लिखा हो तो आप समझ जाना वह जलीय विलयन के लिए लिखा हुआ है। जैसे नमक है और मैंने उसमें पानी मिला दिया, तो नमक पानी का घोल बन गया, तो वो क्या हो गया, उसके अंदर पानी मिला हुआ है। किसी भी चीज के अंदर मैंने पानी मिला दिया मतलब वो क्या हो जाता है, एक्वस। बेटा डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। ठीक है, पतला क्या, मान के चलो कोई सब्सटेंस है, ठीक है, वो कम मात्रा में है और पानी क्या है, ज्यादा मात्रा में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा बहुत ही ज्यादा पतला बनेगा। ठीक है, अब मान के चलो कोई बंदा है शरबत बना रहा है, चीनी कम डालिए पानी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर डाइल्यूट एसिड का भी नाम दिया गया है, इसका मतलब है कि इसके अंदर एसिड की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, वैसे कॉन्सेंट्रेटेड ठीक उल्टा होता है डाइल्यूट का, इसका मतलब क्या, पदार्थ ज्यादा है और जल की मात्रा कम है। जैसे मान के चलो शरबत बना रहे हो, उसके अंदर चीनी बहुत ज्यादा भर भर के डाल दिए, पानी कम है, तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड या फिर सघन या फिर सांद्र। इसे हम एसिड के आधार पर भी समझ सकते हैं। अगर मेरे पास एसिड है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है और उसके अंदर वाटर का अमाउंट कम है, पानी की संख्या कम है, पानी की मात्रा कम है, तो हम बोल देंगे कि वह बेटा क्या है, हमारा सांद्र है। ठीक है, तो ये बहुत ही चीजें हैं। एक्वस मतलब पानी मिला है, डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है और पदार्थ कम है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पदार्थ ज्यादा है और पानी कम है। चलो, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशंस बेटा मैंने बोला ना, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर बनाते हैं जल, तो बेटा ये जो मैंने बात आपको बोली है सिंबल्स में बोली, सॉरी शब्दों में बोली, ठीक है, लेकिन उसको नोटबुक पे लिखने के लिए हमें कोई तरीका तो चाहिए। अब ये पूरी लाइन तो नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है जल, अब वहां पर ऐसा थोड़ी को लिखो HYDROGN हाइड्रोजन, ठीक है, PLUS प्लस, ऐसा नहीं लिखोगे। तो हमने क्या किया, किसी रासायनिक समीकरण को रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों की सहायता से लिखना, किसी भी रासायनिक समीकरण को, ठीक है, अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों की मदद से लिखना, यह कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है पानी, यह शब्दों में बोला गया है, ठीक है, इन शब्दों को मैंने प्रतीकों में लिखा। कैसे, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है ऑक्सीजन, और जल होता है H2O। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, प्रतीकों और रासायनिक समीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से ही तो बना है H2O, तो इनको मैंने एक सही तरीके से लिखा, तो यही क्या बन गई मेरी समीकरण। ठीक है, तो समीकरण कुछ नहीं है, जो भी आपने चीजें शब्दों में बोली उनको प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से लिख दो तो वो रासायनिक समीकरण बन जाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और चिन्हों की मदद से लिखना, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, अभी मैंने आपको पहले बैलेंसिंग करके दिखाई थी। तो बैलेंसिंग में मैंने आपको एक बात बोली थी बहुत ही छोटी सी, कि भैया अगर मेरे पास एक तखरी है, तराजू है, तो तराजू में मैं क्या करता हूं, दोनों साइड के द्रव्यमान को बराबर करता हूं। सेम चीज, अगर इस साइड का द्रव्यमान ज्यादा है, सॉरी कम है, इस साइड का द्रव्यमान कम है, इस साइड का द्रव्यमान ज्यादा है, और मैं कह दूं जी आपको क्या बोलते हैं, मैंने सॉरी इस साइड का ज्यादा है, जो नीचे होता है वो ज्यादा होता है, जो ऊपर होता है वो हल्का होता है। ठीक है, तो मान लो बहन आई थी मेरे पास आलू खरीदने के लिए, ठीक है, आलू ऊपर इतना ऊपर जा रहा है, बट्टा इतना नीचे जा रहा है, मैंने बहन को तोल के दे दिया, बहन ने मैथ नहीं पढ़ी थी, ठीक है, और लेके चली गई, करी भैया आज तो मैं ज्यादा लेकर आई हूँ। क्या मैंने इसके साथ न्याय किया, आप कहोगे नहीं किया न्याय, ठीक है, तो बहन के साथ हो गया अन्याय। ठीक है, सेम चीज केमिस्ट्री में क्या होता है, यदि अभिकारक के साइड और उत्पाद के साइड यदि परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी तो एक नियम का उल्लंघन होता है, जिसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है पदार्थ को ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही विनाश। अब मान के चलो आपका पहले कुछ मास और था और प्रोडक्ट में आपका मास कुछ और आ रहा है, मतलब आपने उसको नष्ट कर दिया, या फिर आपका पहले कम था बनने के बाद ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है, आपने फिर से द्रव्यमान को सृजन कर दिया। तो ये तो दोनों चीजें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना तो आप विनाश कर सकते हो और ना ही चीजों को बना सकते हो। तो बेटा इसका मतलब क्या, आपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का भंग कर दिया है, नियम को भंग कर दिया है। तो उसी चीज को रखने के लिए, उसी नियम के बनाए रखने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। जैसे यहां पर देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन 2, यहां पर मैंने लिख दिया H2O, यहां पर हाइड्रोजन तो 2 है बट ऑक्सीजन क्या है, बराबर नहीं है, तो ये क्या है हमारा अभिकारक,
ये है हमारा अभिकारक और ये है हमारा उत्पाद। और उत्पाद साइड जो ऑक्सीजन की संख्या वो बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने दोनों ओर बराबर कर दिया तो दोनों के जो परमाणु है वो बराबर हो गए और ये दोनों अब संतुलित हैं और द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम पूरी तरह से वैलिड है यहाँ पर। ठीक है, देखो अभी तक के लेक्चर में आप लोग बने हुए हैं यदि, ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैंने आपको तत्वों के बारे में बताया था, देन परमाणु के बारे में समझाया, थोड़ा बहुत तत्व और परमाणु के बारे में मैंने तत्वों की लिस्ट याद करवाई जिसका यूज करके आपने केमिकल इक्वेशंस लिखी, आपने बैलेंसिंग की, आपने केमिकल रिएक्शन को समझा, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, आपने एक केमिकल रिएक्शन को पहचानना भी सीखा कि किस आधार पर हम पहचान लेंगे कि रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई। जैसे चाहे वो गैस का निकलना हो, चाहे तापमान में बदलाव हो, चाहे रंग का परिवर्तन हो, कुछ भी हो, आपने सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझा। लेकिन अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो जो हमारी पहली रिएक्शन है जिसे बोला गया है संयोजन अभिक्रिया, इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके लिए आप पहले ही याद कर लो ट्रिक हमारा एक देसी तुक्का है, हम जिसे बोलेंगे याद रखने के लिए, दो या दो से अधिक एरो से बनेगा एक, ठीक है। अपघटन को हम एक और चीज बोलते हैं वियोजन, या फिर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें उल्टा कर दो, यहां पर हो जाएगा एक और एक से बनेगा दो या दो से अधिक। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? सिंपल सी बात है, यहां पर मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। द्विविस्थापन मतलब अदला बदली, शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना बस, अदला बदली। नेहा को बोल के थोड़ा सा धीरे बोले, लली तुम चली जाओ, थोड़ा बोल देना, धीरे बोले बाहर, लिख रहा हूं अभी। क्या बोली? अभी लिखता हूं सही से, अदला बदली, ठीक है। द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है? अदला बदली। ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं बेटा हम रेडॉक्स रिएक्शन, इसे बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन को भी हम समझेंगे। ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊष्मा निकले, और ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा देनी पड़े, ठीक है। तो यहां पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहा है, और मैंने अभी क्या किया, बस इनको याद दिमाग में रखने के लिए छोटे छोटे कीवर्ड्स बता दिए हैं जिससे आप इस पूरे टॉपिक को दिमाग में रखेंगे। संयोजन मतलब दो या दो से अधिक से बनेगा एक। अपघटन मतलब वियोजन, जिसे एक से बनेंगे दो या दो से अधिक। द्विविस्थापन मतलब अदला बदली, ठीक है। द्विविस्थापन मतलब अदला बदली। और ऑक्सीकरण अपचयन उपचयन रेडॉक्स बोलते हैं। ऊष्मा क्षेपी जिसमें ऊष्मा निकले, ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा देनी पड़े। इसी के साथ चलते हैं आगे, पहली रिएक्शन को समझते हैं। और पहली रिएक्शन को समझाने के लिए मैंने क्या किया था, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बताया था, दो या दो से अधिक। तो आप क्या लिखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, उस अभिक्रिया को
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर एक चीज बनाएंगी। एग्जाम्पल देखो, आपने क्या देखा, मैग्नीशियम, आपने ली ऑक्सीजन, और आपने इसको क्या किया, थोड़ा सा हीट किया, गर्म किया। ठीक है, तो दो चीजें हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। हमने ली दो चीजें, और दो चीजों से बनेगी क्या, सिर्फ एक चीज। तो यहां पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब हम दो या दो से अधिक चीजें लेते हैं, उनसे बने सिर्फ एक चीज, इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, एक और देख लो, आप एग्जांपल देखना चाहो तो, जैसे मेरे पास है H2 प्लस में है O2 से बनेगा H2O। देखो यहां पर भी दो चीजें थी, दो चीजों से बनी है एक चीज, इसीलिए मैंने ट्रिक में लिखवा दिया था 2 से 1। ट्रिक के लिए आप याद रखेंगे 2 से 1, दो चीजें हैं, दो से बनेगी एक चीज। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझना बहुत ही आसान है। उसमें क्या हो रहा था, 2 से 1, तो यहां पर क्या होगा, 1 से 2। मतलब ऐसी अभिक्रिया, आप पूरी लाइन वही चिपकाओगे, पूरी लाइन जो मैंने यहां पर लिखवाई है। जैसे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिमिलर आपको यहां पर भी लिखना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, पिछली बार देखो दो या दो से अधिक अभिकारक थे, इस बार जो है सिर्फ एकल अभिकारक है। एकल अभिकारक ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश द्वारा वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल की बात कर लें। पहला, इसमें क्या बोला कि जो वियोजन है, या तो वो आपका ऊष्मा के द्वारा होगा, या तो विद्युत के द्वारा, या तो प्रकाश के द्वारा। तो हम पहले करते हैं ऊष्मा के द्वारा जो करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो बेटा ये बदल जाता है CaO, और साथ में बदल जाता है CO2 गैस में। तो देखो जब कोई, अब देखो यहां पर क्या है, एकल अभिकारक है, ये क्या है बेटा हमारा, एकल अभिकारक। अब एकल अभिकारक ने क्या किया, दो या दो से अधिक पदार्थ देंगे हमें, दो या दो से अधिक अभिकारक, सॉरी उत्पाद। ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पाद मिलेंगे हमें। ठीक है, तो अगला क्या है, विद्युत के द्वारा। बहुत ही आसान है, इसमें क्या करेंगे हम, विद्युत के द्वारा। इसका एग्जांपल क्या है, वाटर। जब वाटर के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। फिर से देखो, एकल अभिकारक, दो या दो से अधिक उत्पाद, एकल अभिकारक और दो या दो से अधिक उत्पाद। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट एक टॉपिक रह गया था, प्रकाश के द्वारा वाले को देख ही लेते हैं। तो प्रकाश के द्वारा वाले को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं प्रकाश द्वारा। तो प्रकाश के द्वारा क्या होगा, जैसे मेरे पास होता है AgCl, ठीक है, जैसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। बेटा जब हम इसे क्या करेंगे, जब हम इसे प्रकाश देंगे, क्या देंगे, प्रकाश। तो आप यहां पर लिख भी सकते हो प्रकाश, ऐसे लिखना चाहो प्रकाश, लिख दिया आपने प्रकाश। ठीक है, तो क्या होगा, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। तो आप यहां पर लिख दोगे Ag
और यहां पर लिख दोगे Cl2 गैस। ऐसे ही बेटा एक और होता है इसका एग्जांपल डिकम्पोजिशन का, वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। इसके ऊपर भी आप डालोगे सेम प्रकाश तो ये टूट जाएगा Ag और साथ में निकल जाएगी Br2 गैस। तो पता है अब यहां पर बहुत ही मस्त बात बताने वाला हूं आपको, वो ये है कि जब वियोजन हमारा ऊष्मा के द्वारा हो तो इसे बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। जब विद्युत के द्वारा हो तो इसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटन, और जब प्रकाश के द्वारा हो तो बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, बस ये बात याद रखना, कभी आपसे पूछ ले बताओ वियोजन कैसे होगा करोगे, तो प्रकाश के द्वारा, विद्युत के द्वारा और ऊष्मा के द्वारा। जब ऊष्मा के द्वारा तो ऊष्मीय, प्रकाश के द्वारा तो प्रकाशीय, विद्युत के द्वारा तो विद्युत अपघटन। ठीक है, तो ये तीन तरीके होते हैं हमारे डिकम्पोजिशन को, रिएक्शन को समझने के लिए। और सबसे खास बात क्या थी कि एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है मोर पावरफुल डिस्प्लेस लेस पावरफुल। इसका मतलब क्या है ये समझो। मान के चलो अभी एक बच्चा है इस कुर्सी पर बैठा हुआ है, ठीक है, और दूसरा बच्चा है बॉडी बिल्डर, ठीक है, भाई की बॉडी, ठीक है, ये टांगे हैं भाई की, ठीक है। अब ये ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, ये ज्यादा पावरफुल है, ये आएगा दो रैपट मारेगा इसके और इसे हटा देगा। रीजन क्या है भैया, ये ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, और जो जिस पर कुर्सी पर ये बैठा था ये यहां कर बैठ जाएगा, ये कहेगा मालिक ये हमारे साथ क्या हो गया, ठीक है, तो जाकर बोलेगा एक गलती हो गया है मालिक साहब, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या होगा, इस मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। सेम फिनोमेना ऑकर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और कैसे होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। बहुत ही बकवास समझाया अभी मैंने, नहीं समझ में आएगा। देखो होता क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। बेटा कॉपर जो है सल्फेट के साथ बड़ी मजे से रह रहा होता है, ठीक है, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, और इसकी जिंदगी पूरी रंगीन होती है नीले रंग से, ठीक है। अब भाई की लाइफ में आता है आयरन, ठीक है, आयरन आता है, यह है बहुत ही ज्यादा मोर रिएक्टिव कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील। यहां पर ये जो कॉपर है ये है लेस रिएक्टिव मतलब कम अभिक्रियाशील। अब बेटा क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो डिस्प्लेस करते ही क्या होगा, आयरन चला जाएगा कॉपर की जगह पर, तो यहां पर आ जाएगा FeSO4 प्लस में यहां पर जो कॉपर था ये बाहर निकल आएगा, सॉरी कॉपर यहां पर बाहर निकल आएगा, यहां पर कॉपर आएगा। तो कहने से तात्पर्य यह था, अब कहोगे भैया मेरे को कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन ज्यादा कम, थप्पड़ मारेगा तब पता चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली आपके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो अब आप देखिए, जो नीचे है वो कम अभिक्रियाशील है और जो ऊपर है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ध्यान से देखो, कॉपर कहां है, नीचे, कॉपर ये रहा, और हमारा आयरन कहां है, ऊपर। तो याद रखना एक कहावत है, ऊपर वाला नीचे वाले की बैंड जब चाहे बजा सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये ऊपर वाला है, इसने नीचे वाले को बैंड बजा दी, इसको बाहर निकाल दिया, है ना। भाई की जिंदगी में बहुत नीलापन था, और देखो अब मैंने एक वर्ड बोला नीलापन मतलब किसकी वजह से, ये जो सॉल्यूशन है इसका रंग होता है नीला, और ये जो नीला कलर होता है ये होता है कॉपर 2+ आयन की वजह से, ठीक है। तो जब तुम ही नहीं रहे तो हमारी जिंदगी में रंगीनियत कहां से होगी। तो वही चीज हुआ, ये जैसे ही गया, ठीक है, तो ये कॉपर 2+ कॉपर चला गया, तो इसका जो कलर था वो नीला हट गया। अब आया आयरन, इस भाई की जिंदगी को हल्का हरा कर देगा, हल्का हरा, राइटिंग गंदी है मेरी, ठीक है, तो हल्का सा हरा कर देगा। तो देखो कलर हो गया चेंज। तो यहां पर क्या हुआ, एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को हटा दिया, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु
धातु कम अभिक्रियाशील धातु को, अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर दे। उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या था? अधिक अभिक्रियाशील था, इसने कम अभिक्रियाशील को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया। ठीक है। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर जो तुम्हारा धातु एवं अधातु उसमें भी काम आएगी। ठीक है, तो उस चैप्टर के लिए भी इसको बचा के रखना है। ठीक है, तो आप लर्न कर सकते हो, मैंने तो याद कर रखी है बड़ी गंदे तरीके से। जो तुम्हें पसंद हो तुम उसको रखना। मैं तो इसको बोलता हूँ काना काका मांगे आलू, जंग लगा लोहा लो, जंग लगा लोहा लो, है क्यों। ठीक है, आगे भी है, कुछ भी बना सकते हो। क्यों पारा आगे आऊं, क्यों पारा आगे आऊं, तो ऐसे क्यों पारा, एच जी को पारा बोलते हैं, ए जी को बोल दो आगे आऊं। काना, इसको मिलकर पढ़ दिया काना, लिख देता हूं मैं यहां पर ताकि तुम्हें याद रहे। वैसे जरूरी नहीं मेरी वाली ट्रिक याद करो, जो तुम्हारा दिल करे वो याद करो। तो काना काका मांगे आलू, काना काका मांगे आलू, जंग लगा लोहा लो, जंग लगा लोहा लो, इसको बोलते हैं लो। है क्यों, है क्यों पारा आगे आऊं, आगे आऊं। ठीक है, बाकी जो तुम्हारा दिल करे वो रखो। ठीक है, जरूरी नहीं मेरी वाली ट्रिक हो, अगर तुम्हारे पास कोई इससे अच्छी है तो उसको याद करो, बट तुम्हें याद होना चाहिए। और ये वाली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ऊपर वाला नीचे वाले की बैंड बजा सकता है। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला था इसने नीचे वाले की बैंड बजा दी। अब देखो हमने समझ लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, और इसको भी समझना बहुत ही आसान है। डबल डिस्प्लेसमेंट को यहां पर हम बोल सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, आयनों का आदान प्रदान हो, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल सा मतलब क्या है, अगर दो अभिकारक हैं उनके बीच में यदि आयनों का आदान प्रदान होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी वाली? द्विविस्थापन। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास क्या है Na2SO4 और दूसरा मेरे पास है BaCl2। अब ये दोनों आपके क्या हैं? अभिकारक हैं। क्या हैं ये दोनों आपके? अभिकारक हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों हैं आपके अभिकारक। अब इन अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो जाए, ये ठीक वैसा ही है। आप थोड़ी देर के लिए समझ लिए, अगर भाभी जी घर पर हैं, अगर आप देखते हो, ठीक है, तो भाभी जी घर में है, क्या होता है? अंगूरी जी, विभूति जी, ठीक है, और अनीता मैडम हमारे तिवारी जी। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाए? इनके पार्टनर्स का एक्सचेंज हो जाए, सिर्फ कपल डांस के लिए, रियलिटी में नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? ये जो BA है ये Na की जगह पर आ जाएगा और Na जो है वो BA की जगह पर चला जाएगा। ठीक है, मतलब विभूति के पास अंगूरी जी और अनीता जी के पास तिवारी जी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया बेटा, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो गया, और हम इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि एक बार यहां विस्थापन हुआ, एक बार यहां पर विस्थापन हुआ, तो बनेगा क्या? अंगूरी जी चली गई विभूति जी के पास, तो क्या बन गई होंगी? BaSO4।
ठीक है। अब ये जो है हमारी, ये यहां पर आ गए होंगे तो क्या बनेगा, NaCl। बैलेंसिंग तुम्हारा पार्ट है, सिखा दिया था पहले ही, उसको बैलेंस करते रहना, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ा है तभी बैलेंसिंग की है, उसके बाद कोई भी रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं की है, ठीक है। तो जब भी आप पेपर में लिखोगे तो आपको बैलेंस करके ही लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ये तो रहा पहला एग्जांपल, ये रहा दूसरा एग्जांपल। इसमें क्या होता है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, इसको रिएक्शन कराते हैं KI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। क्वेश्चन आता है पेपर में कि क्या होगा जब लेड नाइट्रेट जो है हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो बेटा यहां पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वो क्या होगी, ध्यान से देखो, ये PB है, चला जाएगा इसकी जगह पर, और ये है इसकी जगह पर आ जाएगा ऐसे, तो बनेगा PbI2 और साथ में बन जाएगा KNO3। और बेटा जो ये बनता है PbI2, इसका कलर होता है कैसा, येलो, इसका कलर होता है येलो। और बेटा ये होता है अवक्षेपण, ये किसका सिंबल होता है, अवक्षेप का। अगर कहीं पर भी अवक्षेप बनेगा तो तुम ये डाउन एरो दिखा दो, इसका मतलब क्या है, ये ऐसा पदार्थ है जो अघुलनशील है, क्या है ये, अघुलनशील है। तो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। चलिए चलते हैं आगे, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स जो वर्ड है जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया, ये दो चीजों से मिलकर बना है। रेड का मतलब क्या है, रिडक्शन यानी कि अपचयन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मतलब उपचयन। तो समझते हैं अच्छे से, तो मैंने यहां पर लिख दिया सबसे पहले उपचयन। उपचयन का मतलब सिंपल सा है, ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना। सिंपल सी भाषा में क्या कह सकते हो भैया, ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना ये कहलाता है उपचयन। एग्जाम्पल देख लो इसके लिए, जैसे मेरे पास है कॉपर और मेरे पास है ऑक्सीजन, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहां पर बनता है कॉपर ऑक्साइड, और ये होता है ब्लैक रंग का। तो यहां देखिए कॉपर जो था, कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, कॉपर के पास ऑक्सीजन बढ़ गया, तो मैं यहां पर बोलूंगा इसका हो गया उपचयन, ठीक है। वैसे ही आप क्या बोल सकते हो कि भैया अगर उपचयन ये है तो अपचयन देखेंगे हम, क्या देखेंगे, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन का बढ़ना और ऑक्सीजन का घटना। ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन तो बढ़े बट ऑक्सीजन घटे, उसी को हम बोलते हैं अपचयन। ये एक एग्जांपल से देखते हैं, अगर मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी हाइड्रोजन गैस से, तो ये बन जाता है कॉपर, साथ में बनता है वाटर। पूरी रिएक्शन को नहीं देखना है, सिर्फ इस छोटे से पहलू को देखना है समझने के लिए। यहां पर देखो, यहां पर देखो, अगर मैं बोलूं यहां पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बढ़ गया, तो बढ़ने का मतलब क्या हो गया, यहां पर उपचयन, क्या हो गया, उपचयन। अच्छा इसको देखो, इसके पास ऑक्सीजन था बट ऑक्सीजन घट गया, ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है, अपचयन। ऑक्सीजन घट गया, यहां से यहां ऑक्सीजन घट गया, यानी कि अपचयन, ठीक है भैया। बट यार आपने एक चीज नोटिस की कि यहां पर एक ही रिएक्शन के अंदर अपचयन भी हो गया और उसी रिएक्शन के अंदर उपचयन भी हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर अपचयन भी हो जाए और उपचयन भी हो जाए उसी सेम रिएक्शन के अंदर, तो इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर हम बोलते हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो यहां पर समझो, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का घटना, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का घटना। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ये दोनों चीजें हो जाएं, ठीक है, यदि किसी रिएक्शन के अंदर ये दोनों ही हो जाएं तो उसको बोलते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अगला है टॉपिक एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है निकलना या ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ
ऊष्मा उत्पन्न हो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न हो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब किसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, याद करो, मैंने बताया था आपको, बिना बुझा चूना ले लो, उसके अंदर पानी मिला दो, जैसे ही पानी मिलाओगे तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना, और साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा। एक और एग्जांपल था, आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, तो सांसें जो होती हैं गर्म होती हैं आपकी, तो मतलब सांस जो छोड़ रहे हो उसमें ऊष्मा निकल रही है, तो यानी रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, उसमें क्या होता है, C6H12O6, जब इसको हम ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब वायु की उपस्थिति में इसका दहन होता है, इसका जो होता है दहन होता है, तो यहां पर बनता है CO2 गैस, साथ में निकलता है वाटर और साथ में निकलती है ऊष्मा। तो जहां कहीं भी उत्पाद के साथ ऊष्मा निकले, आप समझ सकते हो वो ऊष्माक्षेपी है। उत्पाद के साथ यदि ऊष्मा निकले मतलब ऊष्माक्षेपी, उत्पाद के साथ कहीं ऊष्मा निकले मतलब ऊष्माक्षेपी। ये बात अपने दिमाग में डाल लेना बहुत अच्छे से, समझ गए। एंडोथर्मिक, एंडो मतलब देना पड़ेगा भाई, यानी कि ऊष्मा शोषी, जिसमें हीट देनी पड़े, तो क्या होगा समझते हैं। एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी, आपने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें आपको हीट देनी पड़ी थी ना, ऊष्मा देनी पड़ रही है, तभी तो रिएक्शन होगी। तो आप क्या करोगे भैया, ये बन जाएगा CaO साथ में CO2। अगला देखो H2O, यहां पर भी ऊर्जा देनी पड़ रही है, चाहे वो विद्युत के रूप में ही क्यों ना देनी पड़े। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बनता था, H2 प्लस में O2। अगला देखो, एक और मैंने कराया था AgCl, इसमें भी हम प्रकाश देते थे, ये प्रकाश का सिंबल है, किसका सिंबल है, प्रकाश का। तो प्रकाश हम देते हैं, तो यहां पर भी किसमें टूट जाता था, Ag और Cl में। तो बेटा जिन जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए मुझे ऊष्मा देनी पड़ी है, उन सभी हम रिएक्शंस को कहते हैं ऊष्मा शोषी। अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है विकृत गंधिता, ठीक है, और विकृत गंधिता को आप लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझोगे, और ये समझना क्यों ज्यादा जरूरी है, इसके पीछे हैं 2 रीजन। आपने देखा होगा नमकीन या चिप्स के पैकेट होते हैं, उनके अंदर से कुछ टाइम बाद बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है, ठीक है, होता है ना ऐसा। तो बेटा वो जो स्मेल आने लगती है ना, तो जो प्रक्रिया घटी है ना, वहां पर जो रिएक्शन हुई, उसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता, उसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। मतलब मान के चलो मेरे पास है कोई फूड, जब मैंने इसको खुले में छोड़ दिया, मतलब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रही होगी, तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी। ये हमारा है ऑयली फूड, मतलब हमारा तेल एवं वसायुक्त भोजन, तेल एवं वसायुक्त भोजन। तो तेल एवं वसायुक्त भोजन जब वायु के संपर्क में आते हैं तो उनका उपचयन हो जाता है, ऑक्सीजन का बढ़ना ही कहलाता है उपचयन, तो उनका उपचयन हो जाता है। उसके बाद उस पदार्थ से, उस भोजन से, ऑयली फूड से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, अजीब स्मेल आने लगती है, और हम इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता। यानी कि जब तेल एवं वसायुक्त भोजन वायु के संपर्क में आते हैं तो उनका उपचयन हो जाता है, जिसके कारण उनके अंदर से एक अजीब सी गंध आने लगती है, और इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। कुछ भी रटना नहीं है, ये जो मैंने सिंबल से डायग्रामेटिक बनाया हुआ है इसी को दिमाग में रख लेना कि जब भी तेल एवं वसायुक्त भोजन वायु के संपर्क में आते हैं तो उनका उपचयन हो जाता है, जिसके कारण उस भोजन से अजीब सी गंध आने लगती है, और इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। बचाने के उपाय क्या होने वाले हैं, बचाने के भाई, ये सारा काम किसकी वजह से बिगड़ा, ऑक्सीजन की वजह से। तो पहला काम आप क्या करो, वायुरोधी बर्तन में रख दो, वायुरोधी बर्तन में भरकर, वायुरोधी बर्तन मतलब जो भी खाना है आप उसको वायुरोधी बर्तन में रख दो। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन गैस का छिड़काव करके, N2 गैस का छिड़काव करके। आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसके अंदर एक गैस भरी हुई होती है, ठीक है, तो वो जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि ऑयली फूड को खराब होने से रोकता है, ठीक है। चलो तीसरे पर आते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिला दो, प्रतिऑक्सीकारक।
बेटा प्रतिऑक्सी कारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उपचयन की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। खाना कब खराब हो रहा था? जब ऑक्सीजन बढ़ रही थी, है ना? खाना खराब कब हो रहा था? जब ऑक्सीजन फूड के साथ जुड़ जा रहा था, उपचयन हो जा रहा था। अगर वो ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं कर पाए भोजन से तो वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी? धीमी। और यही काम होता है प्रतिऑक्सी कारक का। उसका काम एक ही है, उपचयन की प्रक्रिया को धीमा कर देना। इसीलिए आप प्रतिऑक्सी कारक भी मिला सकते हो अपने फूड को अच्छा रखने के लिए। अब बेटा हमारा सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट दौर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो इन रिएक्टिविटी सीरीज से पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे इन एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझ कर जाएंगे, तो यदि मान के चलो तुम्हारी कोई केस स्टडी बेस है ना, या फिर तुम्हारा कोई असर्शन एंड रीजन टाइप का, अभिकथन सत्य वाले टाइप के अगर क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, तो भाई आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए सारी की सारी एक्टिविटी को समझना जरूरी है। कहता है इस एक्टिविटी के अंदर कि हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको जलाना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो उसे जलाने से पहले मैंने रैगमाल से साफ किया। बताओ मैंने ऐसा क्यों किया? तो बेटा ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला रीजन कि हमने इसको साफ किया, इसका रीजन क्या था? देखो मैग्नीशियम रिबन को साफ करने का रीजन क्या था कि जो मैग्नीशियम होता है बेटा, जो मैग्नीशियम होता है वो वायु के संपर्क में आने से उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? ऑक्साइड की परत। और उस ऑक्साइड की परत का नाम क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बेटा ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ गई है, ठीक है, अब आप इसके ऊपर कैंडल लेके जाओगे, ये जलेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस परत को हटा देते हैं, उसे रगड़ कर, और जैसे ही वो परत हट जाएगी तो ये मैग्नीशियम रिबन जलना स्टार्ट कर देगी। पता है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत ही अच्छी बात क्या होती है, जैसे तुम मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे ना, तो जलाते ही वो मैग्नीशियम रिबन अपन उस कमरे में जिसमें भी तुम जला रहे हो वहां पर एकदम से सफेद रोशनी हो जाती है, भक्सीना। तो जो मैग्नीशियम रिबन जलता है एक सफेद रोशनी के साथ जलता है, और यहाँ पर जो पाउडर कलेक्ट होता है बेटा, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर जल के स्टार्ट हुआ है क्या बना है हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये होता है सफेद रंग का। कैसा होता है? सफेद रंग का। ठीक है, तो कहता है तेज सफेद चमकदार प्रकाश निकलता है, सफेद रंग का पाउडर बनता है, और ये होती है रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया हुई बेटा, ये मैंने आपको बताया भी था, ये होती है संयोजन अभिक्रिया। ये होती है संयोजन अभिक्रिया। तो आप देख लो इस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन यही आ सकते थे, वो मैंने आपको समझा दिए हैं कि भैया साफ क्यों किया गया उसे रैगमाल से, उसका रीजन बता दिया। भैया जब ये जलेगा तो उसमें से कैसी रोशनी निकलेगी, मैंने ये भी बता दिया। पाउडर का रंग कैसा होगा वो भी बता दिया। पाउडर का नाम क्या होगा मैंने वो भी बता दिया। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने उसको कवर कर लिया है। और इस रिएक्शन का टाइप भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया, जिसे अभी हम पढ़कर आए हैं। अगली रिएक्शन है हमारी कि भैया हमने क्या किया, एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर मैंने 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया और उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, फेरस सल्फेट को गर्म करना स्टार्ट कर दिया। क्या होगा? देखो बेटा जैसे ही तुम फेरस सल्फेट को गर्म करोगे तो ये हरे रंग का होता है। फेरस सल्फेट कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ये होता है हरे रंग का। और हरे रंग को जैसे ही आप गर्म करोगे तो ये हरे रंग का क्रिस्टल पहले सफेद और फिर भूरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होंगे, सफेद और भूरे रंग के हो जाएंगे। जैसे ही आप इसको गर्म करना स्टार्ट करोगे, गर्म करने के बाद इसका जो रंग है बदलना स्टार्ट कर देगा और ये हरे भूरे रंग का हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें बहुत ही गंदी स्मेल निकल के आती है। वो किसकी वजह से? SO2 और SO3 गैसेस की वजह से। तो पेपर में क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे कि आप मुझे ये बताइए कि फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा? भाई सबसे पहले तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज उसमें से बहुत ही अजीब और तीखी गंध आएगी। पेपर में क्वेश्चन भी आया था हरियाणा बोर्ड में कि बताओ फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए रासायनिक समीकरण लिखो। तो आंसर तो पता ही है, अगर फेरस सल्फेट को अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? Fe2O3। और बताया था आयरन ऑक्साइड कहते हैं इसे, आयरन ऑक्साइड बनेगा। साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। और आपको पता है क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 या 2 से अधिक चीजें बन रही हैं, मैंने बोला था ना 1 से 2 या 2 से अधिक चीजें, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। ये है वियोजन अभिक्रिया, और वो भी ऊष्मा के द्वारा हो रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्टिविटी भी हमारी खत्म हुई। अगली एक्टिविटी ये कहता है कि एक परख नली लीजिए, उसमें आपको लेड नाइट्रेट लेना है। क्या लेना है? लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट आपने ले लिया है, हम क्या करेंगे, इसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला देंगे।
पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला देंगे। तो आपको पता है जैसे ही लेड नाइट्रेट यहां पर रिएक्शन करेगा तो इनके बीच में कौन सी रिएक्शन होने वाली है, अभी मैंने आपको बताया था आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, ये इसकी जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा, यहां पर हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, यहां पर हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जिसके कारण इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन लेते हैं, उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, तो हम तुरंत क्या करेंगे, तुरंत चमकीला पीला अवक्षेप बनेगा। ये हमारा है अवक्षेप, अवक्षेप, और इसका रंग कैसा होगा, पीला। ठीक है, सही है, इसका पीला रंग होगा। और यहां पर जो रिएक्शन हुई है द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हुई है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, ध्यान से लाइन सुन लेना मेरी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और यहां पर आपने देख भी लिया, ये देखो डाउन एरो, डाउन एरो से हम बताते हैं अवक्षेप को। ठीक है, अगली जो रिएक्शन है और एक्टिविटी है वो कहता है आपको क्या लेना है, दानेदार जिंक लेना है। ठीक है, दानेदार जिंक, और दानेदार जिंक के अंदर आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दें, बहुत ही बढ़िया है, हम तो कर लेंगे। हमने क्या लिया, ओहो ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर मैं यहां पर बता रहा हूं। तो हमने क्या किया, एक दानेदार जिंक के लेंगे और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल हमें मिलाना है, कोई भी दोनों में से एक चीज बना दीजिए। तो आपको बताना है क्या होगा। मैंने कहा बहुत ही आसान है ये तो, क्यों नहीं बता देंगे, जिंक ही तो है, ये क्या है, हमारी धातु है। और यहां पर हमने क्या लिया, HCl लिया, तो ये हमारा क्या है, अम्ल है। और भैया हमें पता है जब भी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वह बनाती हैं लवण, यानी कि ZnCl2, और साथ में यहां पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस, यहां पर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो होगा क्या, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट जैसे ही आप उस दानेदार जिंक को अम्ल के अंदर मिलाओगे तो तुरंत हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस के पास जब मोमबत्ती लेके जाओगे तो उसमें से फटफट की आवाज आने लगेगी। यही था इस एक्टिविटी के अंदर। अगली एक्टिविटी है, कहता है एक बीकर लीजिए, ठीक है, उसमें आपको पानी लेना है, और पानी लेने के बाद उसके अंदर आपको मिला देना कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आप मार्केट में जाइए, एक पत्थर मिलता है जिससे पुताई वगैरह होती है, उस पत्थर को पानी के अंदर डालिए, जैसे ही आप डालोगे तो आप देखेंगे मिश्रण गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रण गर्म हो जाएगा। और मिश्रण के गर्म होने के बाद सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ स्लाइम बनता है, मतलब पानी गाढ़ा गाढ़ा सोल्यूशन मिलता है सफेद रंग का, जिसका यूज दीवारों पर पेंट वगैरह में किया जाता है, पुताई वगैरह के लिए किया जाता है। तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसीलिए हम बोल सकते हैं इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो। और क्योंकि यहाँ पर इस बिना बुझे चूने की अभिक्रिया मैंने जल के साथ कराई तो ये बुझा हुआ चूना बना, और बुझे हुए चूने का इस्तेमाल होता है सफेदी में, या फिर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाइट वॉश। अगली एक्टिविटी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अब हमारी स्लाइड है, ठीक है, इस स्लाइड पर हम समझने वाले हैं अगली हमारी केमिकल रिएक्शन को, एक्टिविटी को। ये कहता है जब हम लेड नाइट्रेट के चूर्ण को गर्म करते हैं तो क्या होगा, अभी ये फिर बताया था मैंने, लेड नाइट्रेट को जैसे ही गर्म करोगे तो ये लेड ऑक्साइड बनेगा और ये NO2 रंग गैस छोड़ेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी। और बेटा ये जो NO2 का धुआं होता है ये भूरे रंग का होता है, ये होता है भूरे रंग का। तो यही था, भूरी रंग की गैस निकलती है और पीले रंग का ठोस पदार्थ बचता है, ये जो है इसका कलर होगा पीला। तो ये आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर पीला रंग है, ठीक है। अगले पर अब देखो हमने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं जिन्हें बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, जैसे ही मैं बैटरी लगा के इसको गर्म करूंगा, है ना, मतलब बैटरी लगा के इसको करंट छोड़ूंगा, तो इसके अंदर वाटर जो भरा हुआ है, ठीक है, तो वाटर क्या होगा, उसका वियोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर का क्या हो जाएगा, स्टार्ट वियोजन हो जाएगा। और वियोजन होने के बाद सबसे पहले यहां पर बनेगी हाइड्रोजन गैस और फिर निकलेगी ऑक्सीजन गैस। तो पहला जो बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है ना, तो वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है बेटा, वो 2:1 में, मतलब जो जल बनेगा उसका अनुपात क्या होगा, ठीक है, पानी और हाइड्रोजन
ऑक्सीजन से मिलकर बना है 2:1। ठीक है, ओके। अधिक मात्रा वाली गैस, जो ज्यादा मात्रा में निकलेगी गैस वो कौन सी होगी हमारी, हाइड्रोजन, और जो कम मात्रा में निकलेगी गैस वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन। ठीक है, चलो, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आए वो आप बता सकते हो। अच्छा, अगर कोई आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि भैया ये भी बताओ मुझे कि कौन सी गैस कहां पर निकलेगी, कैथोड या एनोड पर, ठीक है, तो याद रखना कि जो हमारी गैसेस हैं, ठीक है, कौन सी कहां निकलेगी। देखो जल है यहाँ पर, रबड़ है वगैरह, एक बार देख के देखो इसमें कहां पर निकल रही है। ठीक है, बाकी आप अगर भूल जाओ मेरी तरह, जैसे मैं भूल गया, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। उसके लिए क्या है, आपको वाटर को लिखना है और इसका देसी जुगाड़ करेंगे, H2O, यहां पर लिखेंगे H2O। ठीक है, ये टूटेगा H+ और OH- में, तो कैथोड पर जाता है हमारा H+ आयन, तो यहाँ पर बनेगा H2। ठीक है, और यहाँ पर जाता है OH- आयन। ठीक है, तो ये आगे चल के बनेगा एनोड पर जाकर O2। तो बेटा ये कुछ मेरे लिए तरीका था, मैंने अपने को याद दिलाने के लिए यूज किया है। जब तुम क्लास 11th में पहुंच जाओगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है वो भी समझ जाओगे बहुत अच्छे से। बट अभी के लिए आप याद रखोगे कि भैया कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये निकलेगी कैथोड पर, ठीक है, और जो ऑक्सीजन गैस है ये निकलेगी एनोड पर। ठीक है, अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलती है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस कहाँ निकलती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए हाइड्रोजन निकलती है कैथोड पर और ऑक्सीजन निकलती है एनोड पर। ठीक है, चलो अगले स्लाइड पे समझते हैं। कहता है चाइना डिश में रखा हुआ, चाइना डिश में रखा हुआ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, धूसर रंग का हो जाता है, क्यों हो जाता है, ये हमने रख दिया है यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में, आफ्टर सम टाइम इसका कलर चेंज हो जाएगा। एंड द रीजन कि भैया बताओ क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला बहुत ही आसान है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl, और जैसे इसे हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो इसका हो जाता है वियोजन, ये बदल जाता है Ag में और साथ में Cl2 गैस निकल जाती है। अगर इसकी जगह कोई और दूसरा भी होता, जैसे AgBr होता, और उसको भी अगर मैं सनलाइट में रख दूंगा तो बेटा वो भी बन जाता है Ag और यहाँ पर हो जाता है Br2 अलग। ये दोनों ही रिएक्शन जो मैंने लिखी ये वियोजन अभिक्रिया है, ये आपकी वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अब ये जो वियोजन अभिक्रिया मैंने दी है बेटा, इन दोनों ही जैसे ये जो रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है ये, इनका यूज होता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम फोटोग्राफी। ठीक है, ये बात याद रखना कि ये जो रिएक्शंस दिए गई हैं इनका हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो ये भी हमारी खत्म हो गई। चलते हैं अगली पर। कहता है कि मेरे पास आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट, इसके अंदर मैंने डाल दी लोहे की कील, आयरन नेल। तो कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि जो लोहे की कील थी उस पर कुछ टाइम बाद ये ब्राउन कलर की लेयर चढ़ गई, परत चढ़ गई। ठीक है, और जो सॉल्यूशन था मेरा नीले रंग का वो फेड हो गया, इसका रंग चेंज हो गया। तो बताओ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो कॉपर यानी कि जो सोल्यूशन ए है इसका जो नीला रंग है वो होता है कॉपर 2+ आयन की वजह से। किसकी वजह से होता है, कॉपर 2+ आयन की वजह से। तो जब इसकी रिएक्शन आयरन के साथ हुई होगी तो कुछ ऐसा हुआ होगा, पहले था कॉपर सल्फेट, ये अपनी जिंदगी में बड़ा ही रंगीन जिंदगी जी रहा था, फिर इसकी रिएक्शन हुई आयरन से। ठीक है, आयरन था ज्यादा रिएक्टिव, इसने इसे डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पर बना FeSO4 और कॉपर निकल गया बाहर। तो यहाँ पर बेटा हो गई विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर हो गई विस्थापन अभिक्रिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, यहां पर हो गई विस्थापन अभिक्रिया, इसीलिए इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन रिएक्टिव है, आयरन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, कॉपर। नीला रंग किसकी वजह से था, कॉपर 2+ आयन की वजह से। ठीक है, अब कहता है आपके पास क्या है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है, और अगले में लीजिए बैरियम क्लोराइड, और बताइए क्या होने वाला है। मैंने कहा अच्छा जी ये करना है, ले लेते हैं जी, ध्यान से सुनो। इसने क्या बोला, आपके पास है सोडियम सल्फेट, मैंने ले लिया Na2SO4, ठीक है, फिर कहता है आपके पास है बैरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। तो अब क्या होगा आपको ही पता है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाएगा, अभी पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले ये वाला, ये इसकी जगह चला जाएगा और यहाँ पर हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। और बेटा ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई है
ठीक है, इसकी जगह आंसर क्या क्या आ जाएंगे, यहां पर आ जाएगा BaSO4 और साथ में NaCl। और बेटा यहां पर ये बनता है अवक्षेपण, अवक्षेप। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली पर चलते हैं। ठीक है, ये कहता है कि जब लेड नाइट्रेट ने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया तो अवक्षेप किस रंग का था। अरे यार अभी तो कराया मैंने, देखो यही तो किया था हमने, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन मैंने कराई थी Ki के साथ, तो K चला गया था इसकी जगह पर, ये आ गया था इसकी जगह पर, ये कराया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर क्या बना था, यहाँ पर बना था PbI2। ठीक है, और यही हमारा अवक्षेप था, साथ में बना था KNO3। तो वो पूछ रहा है कि भैया अवक्षेप किस रंग का था, तो ये था पीले रंग का, ये था पीले रंग का, मतलब येलो। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, चलो अब कहता है इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, इस अभिक्रिया को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। मैंने कहा जी कर दूंगा। यहाँ पर आयोडीन कितना है, अकेला, यहाँ पर है 2, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, पोटेशियम हो गया 2, तो इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, लेकिन इस कहानी में सब कुछ अब बैलेंस है, ध्यान से देखो। Pb कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 1, I कितना है 2, यहाँ पर भी है 2, पोटेशियम कितना है 2, यहाँ पर भी है 2, NO3 है 2, यहाँ पर भी NO3 है 2। इसका मतलब ये क्या है, रिएक्शन अब हमारी बैलेंस्ड है, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, क्या रहा है, क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ है, आयनों का आदान प्रदान, यहाँ पर क्या हुआ है, आयनों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है यहाँ पर, आदान प्रदान, या मैं बोल सकता हूं एक्सचेंज ऑफ आयन। बेटा इस रिएक्शन के अंदर ये चीज हुई है, तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया थी जिसके बीच में आयनों का आदान प्रदान हो, तो वो यही थी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला है कि हमारे पास एक बर्नर है। ठीक है, बर्नर, बर्नर के ऊपर रखा हुआ है कॉपर। देखो यार यहां पर आते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, तो अब चलते हैं, डेडिकेशन के साथ बने रहो, थोड़ी देर की बात है, फिर सारा लेक्चर ओवर भी होने वाला है। तो मेरे पास क्या है, यहां पर है कॉपर। तो बेटा आपको पता है ये रहा कॉपर, इसकी रिएक्शन हमें करानी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब हम खुले में इसको गर्म करेंगे, इसको करेंगे गर्म, तो ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और ये कॉपर ऑक्साइड होता है बेटा, इसके ऊपर जो परत होती है वो ब्लैक रंग की होती है। कैसी होती है, काले रंग की। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है पेपर में कि हम कालापन कैसे दूर करें। इसके लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, कॉपर के ऊपर हाइड्रोजन गैस का छिड़काव कर दोगे। ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसके ऊपर आप क्या करोगे, हाइड्रोजन गैस का छिड़काव, अभी थोड़ी देर पहले कराया था ना रेडॉक्स अभिक्रिया में, तो वहीं से ये रिएक्शन उठाई है। तो ये बन जाएगा कॉपर और यहाँ पर बन जाएगा वाटर। बेटा पहला सवाल ये था ये काला हुआ ही क्यों, बेटा क्योंकि कॉपर का हो गया उपचयन। क्या हो गया, उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ गई। ठीक है, अब यहां से यहां देखो, यहां से यहां क्या हुआ, यहां पर हो गया इसका अपचयन और यहां से यहां हो गया इसका उपचयन। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों हो उसी को हम बोलते थे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया हुई है इसको वापस लाने के लिए, और हमने हाइड्रोजन गैस का छिड़काव किया है यहां पर। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यहां पर हमें बताना है कौन उपचयित पदार्थ है और कौन अपचयित पदार्थ है। तो ध्यान से सुनो, अगर आप ध्यान से देखोगे सोडियम, सोडियम ये रहा। ठीक है बेटा, ये रहा सोडियम हमारा। सोडियम से हम कहां गए हैं, Na2O पर। तो बेटा ध्यान से देखो, यहां पर Na2O में क्या बढ़ा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण, यानी कि हम बोल सकते हैं इसका हो गया अपचयन, सॉरी उपचयन। इसका क्या हो गया, उपचयन। और वहीं पर आप देखो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो था यहां पर 2 थे, यहां पर एक कमी हो गई। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए होंगे, तो इसको क्या कहेंगे, अपचयन। यहां पर क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, तो यही चीज थी जो मेरे को आपको बतानी थी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, कॉपर ऑक्साइड। यहां से यहां देखो, यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो यहां पर हो गया अपचयन। यहां से यहां ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ये हो गया उपचयन। अभी हमने पिछली स्लाइड में किया था यही क्वेश्चन दोबारा से। इसी के साथ ये जो लेक्चर है वो हमारा एंड हुआ। मैंने यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो इस रिएक्शन के अंदर मैंने सारे समझाए हैं। अब बैठ के रिवीजन करना है, इसका नोटबुक में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, लर्न करना है, और एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।